नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा पूरी सभ्यता खत्म होने की अब हम चेतावनी दे रहे हैं, जिससे वैश्विक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने संकेत दिए कि हालात बेहद निर्णायक मोड़ पर। इसके जवाब में ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उसकी प्राचीन सभ्यता दुश्मनों को ऐसा जवाब देगी जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी बीच इजरायली एयरफोर्स ने ईरान में कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो रेल लाइनों, पुलों और खाग आइलैंड के ऑयल टर्मिनल को भी निशाना बनाया गया है, जो ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है। आपको बता दें, काशान के पास हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 घायल हो चुके हैं। इजराइल का दावा है कि यह कार्रवाई ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है और यहाँ पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। तो आपको बता दें, लगातार युद्ध को जो खत्म करने के या इसके खत्म होने के जो आसार नजर आ रहे थे, वो अभी फिलहाल जो है खत्म होते नजर आ रहे हैं। आज की रात जो ईरान ने सबसे बड़ी, आज ईरान को जो धमकी मिली है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि हम पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। आज की रात ऐसा कुछ होने वाला है, सीधा साफ तौर पर यह डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी है। इसके बाद लगातार अमेरिकी जो फाइटर जेट है वो एक्शन में आए हैं, लगातार हमले किए गए हैं, पुलों को निशाना बनाया गया है, रेल लाइनों को निशाना बनाया गया है, खाग केंद्र जहां से तमाम जो व्यावसायिक गतिविधियां चलती ईरान की, उसे निशाना बनाया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कहा गया है कि अगर होर्मुज नहीं खोला गया, होर्मुज स्ट्रेट अगर नहीं खोला गया, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, तो नरक बना देंगे ईरान को। ये सबसे बड़ी धमकी जो है अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन होगा और जो सत्ता में नई जो रूलिंग पार्टी आएगी, जो रूलिंग लोग आएंगे, वे इस तरह के जो है कट्टरता वाले नहीं होंगे, वे सहिष्णु होंगे अन्य देशों को लेकर, धर्मों को लेकर और अपने विचारों को लेकर। ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। सीधा सीधा उन्होंने सत्ता परिवर्तन की जो है एक साफ बात कही है कि अब अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, इराक को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर यही बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि ईरान की एक जो पुरानी सभ्यता है, वो पूरी सभ्यता अब खत्म होने वाली है और आज की रात इसका नज़ारा देखने को मिलेगा दुनिया को। ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी है ईरान को। तो इसके मायने क्या है, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसके मायने क्या है? जो सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की है कि उन्होंने कहा कि बस आज की रात है, आज की रात एक पूरी सभ्यता खत्म होने वाली है। यानी उन्होंने ईरान की संस्कृति, ईरान के कल्चर को लेकर बात कही है। साथ ही साथ ये दलील भी दी कि मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ये होने वाला है। इतिहास के लिए काफ़ी जटिल होगा ये फैसला, लेकिन हम ये फैसला ले चुके हैं और आपको इसका असर देखने को मिलेगा। 47 साल के दबाव और भ्रष्टाचार का अंत होगा और ईरान में नई सरकार अब जो है काबिज होने वाली है। ये साफ तौर पर उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात कही है। पावर प्लांट, ब्रिज, पुल, रेलवे, एयरपोर्ट, तमाम जो है वो जो चीज़ें हैं वो एक साथ हम उड़ा देंगे आज की रात। ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है कि अगर आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो तो आज जो है ईरान के लिए सबसे बड़ा दिन है और आज हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद जो ईरान में होगा उसे लौटाया नहीं जा सकेगा। ईरान में पूरा शासन बदलेगा। ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ईरान में सत्ता परिवर्तन का समय आ चुका है और जो ईरान में नई सरकार बैठेगी वो इससे ज़्यादा सहिष्णु होगी, कट्टर नहीं होगी। अन्य धर्मों को लेकर, अन्य देशों को लेकर, अन्य जो प्रांतीय लोग हैं उनको लेकर जो है ऐसी कट्टरता नई सरकार के लोगों में नहीं होगी। ये साफ तौर पर उन्होंने संकेत दिए हैं कि ईरान में अब अमेरिका सत्ता परिवर्तन कराने जा रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए कि अभी तक, चाहे ये 35 दिन का अगर युद्ध की बात करें, अभी तक ऐसी बातें हो रही थी कि जल्द ही ये युद्ध खत्म होने वाला है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये बार बार इशारा किया जाता और उसके इशारे को मायने ये निकाले जा रहे थे कि जल्द ही दोनों के बीच समझौता होने वाला है। उस डील के बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा। उसके बाद दुनिया में फिर से सारी चीज़ें वो व्यवस्थित हो जाएगी, चाहे वो गैस की बात करें, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें, चाहे अन्य वस्तुओं की बात करें। खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें, हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुल जाएगा। तेल, एलपीजी, तमाम चीज़ें जो हैं वो सुचारू रूप से जो है तमाम व्यवस्था बहाल हो जाएगी। लेकिन जब ईरान ने झुकना
नहीं स्वीकार किया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब आज की रात को अल्टीमेटम दिया है कि आज की रात हम ऐसा कहर बरपाएंगे कि ईरान की पूरी एक सभ्यता नष्ट करके दिखाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, असम विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। सियासी पारा यहां पर चुनाव के नजदीक आते ही बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा कांग्रेस नेता पर पलटवार किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बता दें, पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। असम के सीएम के आरोपों को फर्जी बताते हुए कहा कि प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध हैं और बाहरी स्रोतों से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कनेक्शन की भी आशंका जताई और कहा कि मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर अब सियासी हलचलें तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से पूछताछ के लिए असम पुलिस दिल्ली पहुंची है, उनके घर पर, उनके निवास पर। हालांकि खेड़ा वहां पर नहीं मिले हैं, लेकिन वहां से कुछ दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं और साथ ही पुलिस का दावा है कि पवन खेड़ा जहां कहीं भी होंगे उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो ये एक जिस तरह से असम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है चुनाव के चलते, वो अब जो है कांग्रेस और हिमंता के बीच में नहीं रह गई है, बल्कि वहाँ के एक पूरे वर्ग को लेकर दो गुटों में बांटने की जो है ये कोशिश की जा रही है। वहाँ की जनता जो है वो दो राय हुए हैं, उनकी कोशिश की जा रही है। अब देखिए, एक्शन देखिए, तुरंत जैसे ही ये कल बयान आया है, उसके बाद उसके सीएम का बयान आने के बाद तुरंत के तुरंत असम की पुलिस दिल्ली कूच कर जाती है और सीधे उनके घर पे दबिश देती है। हालांकि वहाँ पर पवन खेड़ा नहीं मिलते हैं, पूरे घर की तलाशी ली जाती है। उसके बाद तलाशी में जो भी दस्तावेज उनके लगते हैं हाथ, वो तमाम के तमाम दस्तावेज जब्त कर लिए जाते हैं। पासपोर्ट है वहाँ पर, तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं पवन खेड़ा से, जो भी संपत्ति से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो वो हैं, उनके तमाम दस्तावेज जो है असम पुलिस के द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं। अब क्राइम ब्रांच में ये 24 घंटे के भीतर क्राइम ब्रांच में पूरा मामला जो है वो दर्ज करा दिया जाता है और साथ ही साथ ये एफआईआर होती है किनके द्वारा, हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री की पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उस एफआईआर के आधार पर तमाम जो वहाँ की एजेंसियाँ, जांच एजेंसियाँ हैं, पुलिस है, क्राइम ब्रांच है, एसआईटी है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो 24 घंटे के भीतर एक्शन में आ जाती है। और एक्शन के बाद ये बात होती है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमें जो हैं वो दिल्ली रवाना कर दी जाती है। वहाँ से पवन खेड़ा की तलाश शुरू हो जाती है और उनके घर, उनके कार्यालय, उनके जितने भी ठिकाने हो सकते हैं, उन सभी ठिकानों की तलाशी शुरू कर दी जाती है। तो आपको बता दें, और साथ ही साथ असम पुलिस का बयान देखिए, ये कॉन्फिडेंस देखिए असम पुलिस का कि पवन खेड़ा जहां भी होगा, हालांकि आशंका वो ये जता रहे हैं कि हैदराबाद भाग चुके हैं पवन खेड़ा, उनका ये कहना है कि जहां भी होगा उसे हम गिरफ्तार करके लाएंगे। वहीं अब सीएम की जुबान देखिए कि खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। एक जो लहजा देखिए, भाषा देखिए कि खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। ये हिमंता बिस्वा शर्मा की जो है वो एक बयान है, ऐसा पेड़ा बना दूंगा जिसमें कोई मिठास नहीं होगी। आप सोच सकते हैं किस स्तर तक राजनीति की बयानबाजी जा चुकी है। एक सीएम पद पर रहने वाले नेता का ये जुबान देखिए कि पेड़ा को खेड़ा बना दूंगा, हमारे डर से खेड़ा भाग चुका है, हालांकि हम उस पर मानहानि का दावा करेंगे। ये एक जो है उस सीएम का बयान है जो कि एक मुख्यमंत्री है एक राज्य का। आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में कभी हलचल मचा रखी थी। बात कर रहे हैं हम 2003 में हुए जग्गी हत्याकांड के मामले। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला 23 साल बाद इसमें आया है, जिसमें अमित जोगी, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साफ साफ अपने आदेश में कहा है कि अमित जोगी को 3 हफ्तों के भीतर सरेंडर करना होगा। हाईकोर्ट का यह आदेश अब आधिकारिक तौर पर अपलोड भी कर दिया गया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी ने
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर अहम सुनवाई भी हुई है। कोर्ट ने मामले को लेकर 20 अप्रैल का समय निर्धारित किया, यानी अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। वहीं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा सियासी भूचाल लाने वाले इस जग्गी मर्डर केस को 23 साल पहले का जो पूरा मामला है, 23 साल तक लगातार दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ, खासतौर पर जग्गी परिवार जो लगातार संघर्ष करते रहा। अब इसकी पूरी अगर हम कहानी बताएं कि 4 जून 2003 को एनसीपी के नेता राम अवतार जग्गी को गोली मार दी जाती है मोदाहापारा, राजधानी रायपुर के उस भीड़भाड़ भरे इलाके में। इसके बाद पूरे मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। शुरुआती दौर में इस मामले को लूट का केस बनाया जाता है, लूट की कहानी बनाई जाती है। लेकिन जब जग्गी परिवार और उनसे जुड़े हुए लोग इसका विरोध करते हैं, तब मामले को सीबीआई को सौंपा जाता है और इसमें ये आता है कि ये मामला लूट का नहीं था बल्कि राजनीतिक था, क्योंकि विद्याचरण शुक्ल के सबसे करीबी माने जाने वाले राम अवतार जग्गी एक अलग पैनल बनाकर एनसीपी से जुड़े हुए थे, विद्याचरण शुक्ल को समर्थन देते थे, जिससे कहीं ना कहीं वर्तमान मुख्यमंत्री अजीत जोगी की राजनीति को बड़ा झटका लग रहा था और उनका जो अगले साल जो चुनाव होने वाले थे उसमें उन्हें बड़े नुकसान की आशंका जता रही थी। उससे जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जाता है। इसके बाद अब जो गवाही के जो फैसले का आधार आया उसको हम बताते हैं। उस समय तत्कालीन आकाश चैनल, जिसमें कि साझेदारी बताई जाती है तत्कालीन मुख्यमंत्री की, आकाश चैनल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने जो गवाही दी है वो सबसे बड़ी, रेजिनॉल्ड की जो गवाही है उसे सबसे बड़ा आधार माना गया है। और आकाश चैनल के जो डायरेक्टर हैं रेजिनॉल्ड, उन्होंने गवाही में क्या कहा है? गवाही में ये कहा है कि अमित जोगी ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। मुख्य शूटर चिमन सिंह, जो कि भिंड से लाया गया था, उसे पैसा देने के लिए अमित जोगी ने कहा था, उसे 5 लाख रुपए अमित जोगी के इशारे में दिया गया था। साथ ही साथ होटल ग्रीनलैंड, जो कि मंदिर सौद रोड में है, होटल ग्रीनलैंड में पूरी इस मामले की लेकर मीटिंग हुई कि कैसे एनसीपी के रैली को रोकना है, कैसे राम अवतार जग्गी को रोकना है और कैसे विद्याचरण शुक्ल की रैली को रोकना है। ये पूरी मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने कहा अपनी गवाही में कि अमित जोगी के इशारे पर ही इसमें हत्या का प्लान बनाया गया था। ये साफ साफ जो आकाश चैनल के डायरेक्टर हैं रेजिनाल्ड, उन्होंने अपनी गवाही में कहा। तो सबसे चर्चित मामला रहा है। पहले भी फैसले आए, इसमें कई याचिकाएं लगी, लेकिन अब जो याचिका के आधार पर जो फैसला आया है ये काफ़ी अहम है। जोगी परिवार के लेकर एक ये बड़ी कड़ी साबित हो सकती है, बड़ा मोड़ साबित हो सकता है जोगी परिवार की राजनीति को लेकर। अब देखिए उसमें टिप्पणी क्या की हाई कोर्ट ने, इस फैसले के साथ साथ आजीवन कारावास का फैसला तो सुना है, लेकिन टिप्पणी क्या की कि अमित जोगी ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। साथ ही साथ अमित जोगी ने पुलिस की मशीनरी का भी दुरुपयोग किया। पूरी साजिश के प्रिंसिपल आर्टिकेट यानी रचनाकार आर्टिकेट जो है वो अमित जोगी थे, ये उनका कहना था कि पूरे जो आर्टिकेट था वो अमित जोगी का था। 5 फर्जी आरोपियों को सरेंडर कराया गया। इतना बड़ा सिस्टम मैनिपुलेशन करने के लिए कोई पावरफुल व्यक्ति ही करा सकता है, जो कि अमित जोगी थे उस समय, क्योंकि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे थे। ये साफ तौर पर हाई कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया। अब जग्गी मर्डर केस की पूरी कहानी हम बताते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो पहले फैसला आया था ट्रायल कोर्ट, 29 आरोपी थे, उसमें से एक अमित जोगी को छोड़कर, जिसे कि मुख्य आरोपी सीबीआई ने बनाया था, उसे छोड़कर 28 लोगों को सजा सुना दी गई। 4 जून 2003 इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। रात को 8 बजे एनसीपी नेता को जब वो गाड़ी से अपने घर जा रहे थे उस समय गोली मार दी गई। मोदाहापारा थाने के ठीक सामने, एक थाने के ठीक सामने जो है उसे बताया। शुरुआती जो जांच में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे वीके पांडे, उन्होंने इसे मीडिया के सामने लूट की बात बताई। जब जग्गी परिवार ने पूरे मामले में लेकर अपनी एक्टिविटी तेज की, सतीश जग्गी उनके जो बेटे हैं वे बार बार इसमें हर मंच से उन्होंने गुहार लगाई कि ये लूट का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश है, क्योंकि उनके पिता विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के बड़े नेता, जिन्होंने कांग्रेस से टूटकर एनसीपी बनाया, एनसीपी ज्वाइन की थी, उसकी रैली को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए जग्गी को, राम अवतार जग्गी को गोली मारी गई है। तब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके खास तौर पर उनके बेटे अमित जोगी को इस पूरे मामले में षड्यंत्रकर्ता बताया। उन्हीं के इशारे पर उन्होंने कहा कि मेरे पिता की हत्या की गई है।
इसके बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन 2 साल तक इस पूरे मामले में कहीं न कहीं मिट्टी डली हुई थी। एक बार सीआईडी को दिया गया पूरा मामला, फिर क्राइम ब्रांच में दिया गया। उसके बाद जब मामले में की पूरी जांच आई तो सबसे बड़ी बात, उसमें कई पुलिस वालों को भी दोषी ठहराया गया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि 2004 में जब राज्य में भाजपा की सरकार बनी, तब सीबीआई जांच की घोषणा इस पूरे मामले में की गई। अब सीबीआई ने जब इसमें पूरे मामले को किया, तब जाकर इन तमाम लोगों को दोषी बनाया गया। अब जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया उसका हम आधार बताते हैं। सबसे बड़ा आधार था रेजिनॉल्ड जेरेमिया, जो कि आकाश चैनल के डायरेक्टर थे, जो कि पार्टनर थे जोगी परिवार के इस चैनल में। उनकी गवाही जो थी वो उनकी सबसे बड़ी कड़ी साबित हुई। उन्होंने गवाही दी कि प्लानिंग होटल ग्रीनलैंड में हुई थी, जो कि मंदिर हसौद रोड में हाईवे पर स्थित है। वहां पर उन्होंने बताया कि अमित जोगी ने सीधे साफ तौर पर कहा कि अगर ये एनसीपी की रैली निकलती है तो कांग्रेस का बड़ा नुकसान होगा, इसलिए इस रैली को हर हालत में रोकना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए हत्या की प्लानिंग भी की। मुख्य शूटर चिमन सिंह, जो कि भिंड का रहने वाला था, उसे 5 लाख रुपया पहुंचाए गए शूट करने के लिए, हत्या करने के लिए राम अवतार जग्गी की। अब इसके बाद फैसले के बाद जग्गी परिवार, जो कि 23 साल तक संघर्ष करता रहा, उन्होंने क्या कहा? सतीश जग्गी ने कहा, 23 साल बाद आखिरकार हमारे परिवार को न्याय मिला है। हमारा परिवार 23 साल तक इस न्याय के लिए संघर्ष करता रहा है। हर दरवाजे पर हमने जो है वो किया। इसके बाद हमारे परिवार को कितना मानसिक दबाव से गुजरना पड़ा। एक तरफ राजनीतिक रसूख तो दूसरी तरफ खुद उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी गुलशन जग्गी ने यह कहा कि 4 साल तक वो सो नहीं पाए, क्योंकि उस समय सरकार उनकी थी। वो 4 साल तक सो नहीं पाए क्योंकि उन्हें हर समय ये डर सताता था अपने परिवार को नुकसान के लिए। 23 साल तक आपको बता दें, हर हाई कोर्ट में 2 से 3 याचिका, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट तक ये याचिका सतीश जग्गी के द्वारा लगाई गई। उसके बाद अब कहीं जाकर हाई कोर्ट में ये ट्रायल कोर्ट के खिलाफ फैसला आया है। तो अब इस फैसले के बाद खुद जिन्हें आरोपी बनाया गया है अमित जोगी, उन्होंने क्या कहा, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं न्याय के मंदिर सर्वोच्च न्यायालय आया हूँ। जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तन्खा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई। अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। दोनों आदेशों को उन्होंने कहा है कि गंभीरता से लेते हैं। इसकी 20 तारीख को उन्होंने विधिवत तिथि निर्धारित करी है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे साथ इतना गंभीर अन्याय हुआ है मुझे अवश्य न्याय मिलेगा। हत्याकांड में माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। पिछले दिनों जब निर्णय आया था इसी केस में तो इनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया था, जबकि ये मुख्य अपराधी थे, बाकी को सजा हुई थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, किसानों को फसल खरीदी और सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल ने शपथ भी दिलाई। देखिए एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, किसानों की फसल खरीदी और सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए, जिन पर चर्चा के बाद अहम निर्णय लिए गए। गेहूं खरीदी 10 अप्रैल के बजाय अब 9 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं चना मसूर की खरीदी, नई सड़क परियोजनाओं की मंजूरी, उज्जैन को वैश्विक काल गणना केंद्र के रूप में स्थापित करने और भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए नवगठित सभा समितियों की संयुक्त बैठक को विधानसभा में संबोधित कर समितियों के औचित्य को बताया। सजगता के साथ अपनी तत्परता को मिलाकर के अगर विधानसभा के इन सारी समितियों में सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं और कितना अच्छा लगता है कि जब हम अपने राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों में जा करके भी उनके अपनी समितियों के काम को समझने का, देखने का, हमारे पूर्ववर्ती और विधानसभा के अपनी लाइब्रेरी में जाकर सारी समितियों के माध्यम से किए गए कामों के बलबूते पर जब भागीदार बनते तो अच्छा लगता है। कार्यमंत्रणा समिति के माध्यम से सदन के कार्यों का समय निर्धारण कराना, विभिन्न विषयों के आधार पर करना और अब धीरे धीरे करके हमारा ये परिपक्वता का एक अच्छा माहौल बन रहा है, जिसके कारण से और भी ऐसे मौके आए हैं। अब तो वो सौभाग्य की बात, अभी इसी महीने 33% आरक्षण बहनों को मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मोदी जी के माध्यम से ये हमारा एक नए दौर का, नए प्रकार का लोकतंत्र का मौका आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को प्रदेश व्यापी बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।